Yeah. So Payal, over to you. Please introduce yourself and get started. Is there a problem with the? Payal has to unmute herself. Payal, please unmute yourself. Now is it okay? Yes, yes, perfect, perfect. Please introduce yourself. Yeah. Okay. So namaskar everyone. A very warm good evening. I am Payal Sinha और मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं आप सब लोगों के साथ ये ब्यूटीफुल इवनिंग समथिंग इंटरेस्टिंग कुछ ऐसी बातें जो शायद हम रोजमर्रा के लाइफ में करते हैं और वो इतना रेगुलर पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है कि वो किस हद तक हमारे हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है शायद मैं वो आपको हेल्प कर पाऊँ रियलाइज कराने के लिए और इसीलिए आज का टॉपिक है माइंडफुल ईटिंग। वेल आप सारे लोग you know you all are you can speak in English, doesn't matter, you can speak in no problem, you can speak in English, it's okay. Okay. So mindfulness का मतलब जो अगर हम बहुत बड़े टर्म में देखें तो उसका मतलब होता है हम प्रेजेंट में रहकर कोई काम करें, राइट? तो आज के डेट में माइंडफुलनेस एक बहुत ही फैशनेबल टर्म है. इट हैज बीन एसोसिएटेड विद एवरीथिंग फ्रॉम एजुकेशन टू ईटिंग टू लिविंग टू थिंकिंग. तो माइंडफुलनेस का अर्थ होता है कि हम आज अभी इन प्रेजेंट अपने बॉडी के साथ सिंक में आकर अगर कोई काम करते हैं तो हम उसको माइंडफुल कहते हैं. हम कहते हैं ना हमको माइंडफुली कोई काम करना है, राइट? तो अगर हम खाने के टर्म्स में या कंटेक्स्ट में बात करें तो हम उसको भी वैसे ही डील करते हैं. नाउ आपको मालूम हम हर चीज यू नो चाहे हमें क्या पहनना है या हमें क्या बोलना है हम उसके लिए बहुत सोचते हैं, लेकिन जब एक खाने की बात आती है तो हम बहुत एक्सपेरिमेंटल होते हैं. लास्ट वीक आई केम अक्रॉस, मैंने यूट्यूब पे एक ब्लॉग देखा. अहमदाबाद में एक छोटा सा वेंडर है, ठेला लगाता है वो, और उसने एक आइडिया निकाला कि क्यों ना मैं मैगी को पानी के जगह फैंटा में बनाऊं. और आपको यकीन नहीं होगा आज के डेट में उसके ठेले पर लाइन लगी रहती है लोगों की और वो इतना वायरल हो गया है कि सिर्फ गुजरात में नहीं, ये दिल्ली में भी फैंटा मैगी मिलती है और भी बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में यूट्यूब देख के लोग ऐसी मैगी बनाने लग गए हैं. और हम ये सोचते भी नहीं कि ये हमारे बॉडी पे क्या इम्पैक्ट डालेगा. इमेजिन जब हम मुंह से कोई भी खाना अपने शरीर के अंदर डालते हैं वहां पे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो उस फूड के साथ मिक्स होते हैं. तो हमारा जो शरीर है उसको हम एक केमिस्ट्री लैब की तरह ट्रीट करने लग गए हैं और हम कुछ भी खाते हैं. आपने अभी रिसेंटली सुना होगा दिल्ली में ओरियो के पकोड़े मिल रहे हैं. इमेजिन लोग ने सब्जी और पनीर खाना छोड़ दिया और अब हम ओरियो के पकोड़े बना बना के खा रहे हैं. तो आज अगर मैं बोलूं खाना तो ये जो पिक्चर आपके सामने आ रही है हम इसको रिलेट करते हैं, राइट? वी से दैट द बर्गर्स एंड द कोक्स एंड फ्राइज दैट्स द न्यू फूड फॉर अस. लेकिन जब मैं आपसे बोल रही हूँ फूड, आई मीन दिस. फॉर मी दिस इज फूड, ओके? और हम इसी के रिगार्डिंग आज बात करेंगे. वेल आप सारे लोग जो आज यहाँ इस फोरम पे हैं मेरे साथ, क्या कोई आइडेंटिफाई कर सकता है इस पिक्चर के साथ? एनीवन टेल मी, क्या आपको लगता है ये किस चीज की फोटो है? This is wheat grass. Yes. Coconut है. Yes, coconut. Yeah, And mango leaf. But this side, wheat grass. okay, you're absolutely true. But this site we identify with which festival? I believe. Make it full screen, Payal. Make it full screen. PPT मोड में डाल दीजिए. Make your PPT full screen. ये नीचे जो कप है ना, कप को क्लिक करो नीचे. हाँ, it will become full screen. Okay. Is it full screen now? No. It is off screen. It's off screen now. No, down. Can you see this cup near your 91% down? नीचे, see down. You can see this cup shaped thing. Just click on that cup shaped thing. So this will become full screen. Yeah.
Okay, cup shape 90%. नीचे down या 91%, 100% एकदम down on the right hand side of your screen down. Yeah. Yeah, that cup, can you see there are, Yeah. click on this, yeah. No, no, no. You have to do the PPT mode only then. Yeah. Now is it full screen? No, Or- No, it Still will not not? happen unless Okay. you click on the PPT mode. PPT mode. ये जो Where do ऊपर I- है ना, यहाँ पर है current slideshow. Current From slide. slideshow. हाँ. Yeah. Click on that. From current slide, right? Yeah. Click on that. Let's see what happens. Slideshow. Okay. No, it's not coming. Then wait. It will come. Okay. Wait. No. It's not yet come. No, I think it's not going to. Okay. Chalo, doesn't matter. Chalo, you continue. Okay. I'll just make it a little more larger that way. Yeah. Okay. Better. Okay. Now, can you identify this with any festival? This picture? Navratri. Navratri. हाँ. Right. Absolutely correct. और आपको मालूम भारत में, इंडिया में हम 2 बार नवरात्रि मनाते हैं, है ना? एक नवरात्रि होती है जब हम अप्रैल एंड में मनाते हैं, और एक नवरात्रि जो अभी जस्ट सितंबर या अक्टूबर बिगिनिंग में हम मनाते हैं, राइट? है ना? नवरात्रि, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात मिसेस जोशी, ये नवरात्रि का कलश स्थापन है, बिल्कुल। और ये हम साल में 2 बार मनाते हैं, है ना? एक अप्रैल एंड में होता है और एक होता है अक्टूबर के समय। ये दोनों करेक्ट, और ये दोनों समय जो होता है वो एक बहुत ड्रास्टिक सीजन चेंज का समय है। एक्चुअली मैं हिंदुइज्म प्रैक्टिस करती हूँ एज वे ऑफ लाइफ, और झाले दोन्ही ड्रेस धुवून Right? पण ओले हे असतात ना. ओके, And mute yourselves, yeah. या तो ये जो समय होता है ना, ये चूंकि सीजनल चेंज होता है, आपका शरीर बहुत कमजोर होता है ना? और हम कोई भी चीज जो भगवान को चढ़ाते हैं उसको हम प्रसाद के जैसे कंज्यूम करते हैं। विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय गुजरा, ये जो वीट ग्रास है ये 8वें दिन का वीट ग्रास है, राइट? 9th डे हम क्या करते हैं? पूजा और हवन करने के बाद हम जनरली इसको विसर्जित कर देते हैं, है ना? बट आपको मालूम, ये जो 9 डेज का या 8 डेज का वीट ग्रास होता है, ये जो गेहूं का घास होता है, ये अपने आप में इतना न्यूट्रिएंट डेंस होता है, इसका विटामिन सी कंटेंट एक्सट्रीमली हाई होता है, मतलब 300-400 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ लिक्विड, उससे ज्यादा विटामिन सी कंटेंट होता है, जो हमारे डेली रिक्वायरमेंट के बहुत ज्यादा है। इसका जो क्लोरोफॉर्म है, जो इसका पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट, वो हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन को मैच करता है। और ये मैं नहीं कह रही, रिसर्चेस ऐसा प्रूव करा है कि व्हीट ग्रास जूस अगर आप कंज्यूम करते हैं रेगुलरली फॉर अ मंथ, वो आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स को कंपैरेटिवली बहुत हाई कर देता है। तो जिन जिन लोगों को अनीमिया है, प्लस ये एंटीऑक्सीडेंट में इतना रिच होता है, आप सब लोग जो लोग व्हीट ग्रास के बारे में जानते हैं उनको ये मालूम होगा कि हम ये कैंसर पेशेंट्स को भी देते हैं। तो सोचो ये कितना पावरफुल लिक्विड होगा, है ना? और जब हम आज के डेट में ये पूजा करते हैं तो हमारा जो खाने का पैटर्न है वो 9वें दिन कौन सी चीजों पे आके रुक गया है? चना, पूरी और हलवा, है ना? हम प्रसाद के लिए ये 3 चीज खाते हैं, बट जो चीज हमें इतना ताकत देती, जो चीज हमें डिजीज से लड़ने का पोटेंशियल प्रोवाइड करती, उसको हमने पानी में बहा दिया। करेक्ट? तो अगली बार जब आप दुर्गा पूजा मनाएं और आपको कहीं भी ये व्हीट ग्रास मिले प्रसाद के जैसे, तो प्लीज उसको कंज्यूम करिएगा। वेल, माइंडफुलनेस के लिए जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो मैंने सोचा कि दिन में 3 बार हम तेल कंज्यूम करते हैं ना, हम सबके घरों में रिफाइंड तेल जरूर पड़ा हुआ होगा। पड़ा हुआ है ना? रेज योर हैंड। करेक्ट? बिकॉज आप अनम्यूट करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप सबके घरों में रिफाइंड ऑयल रखा हुआ है आपके शेल्फ्स पे। मैं सच बोल रही हूँ? करेक्ट? तो आज मैंने सोचा चलो जो चीज आप दिन में 3 बार सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं,
शुरुआत उसी से करती हूँ। हमारा जो देश है वो प्रीडोमिनेंट है ना, घी और माखन खाने वाला देश था, बट ऐसा क्या हुआ होगा कि हम रिफाइंड ऑयल में स्विच कर गए, है ना। हमें मार्केटिंग ने इतना पढ़ाया लिखाया और हमें ये समझा दिया कि ये जो तेल है यही आपके लिए सबसे अच्छा है। बट क्या आपको मालूम है, हम इंडिया में जब रिफाइंड तेल बनाते हैं, हम उसमें 5 केमिकल्स, वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, स्टार्टिंग फ्रॉम हेक्सेन जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड, कॉस्टिक सोडा जो आपके ब्लीचिंग पाउडर में भी और जो आपके डिटर्जेंट में रहता है वो, उसके अलावा ब्लीचिंग अर्थ, इथेनॉल, ये सारे केमिकल्स को मिला के फिर हमारे घर में जो एकदम ही कचरा तेल बनता है उसको हम रिफाइंड ऑयल बुलाते हैं। और ये तेल को हम 2 बार ड्यूरिंग प्रोसेसिंग 2 बार 200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म करते हैं। मतलब उसमें ऑलरेडी कैंसर कॉजिंग एल्डिहाइड का प्रोडक्शन हो चुका होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज रिफाइंड ऑयल ना खाएं। अभी रिसेंट जितनी भी स्टडीज आ रही हैं वो सब बता रही हैं कि आपका रिफाइंड ऑयल कंजम्पशन आपको हार्ट प्रॉब्लम, फैटी लिवर का प्रॉब्लम, कैंसर और छोटी बच्चियों में पीसीओडी के कंडीशन को अराइज करने के लिए मेजरली रिस्पॉन्सिबल है। सो तो बेस्ट ऑयल टू बी माइंडफुल, क्योंकि आप वो तेल दिन में 3 बार तो खाते हैं ना, फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। प्लीज यूज, गो बैक टू योर ओल्ड स्कूल। हम जब कच्ची घानी का या वुड प्रेस ऑयल जो हम खाया करते थे, गो बैक टू योर बेसिक ऑयल कंजम्पशन। हाँ, अब जब मैं ये कह रही हूँ कि कोल्ड प्रेस ऑयल अच्छा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें पूरियां तल के खाएं, उसका भी रिक्वायरमेंट है। तेल जो है वो 2 से 3 चम्मच पर डे, और घी, बटर या माखन प्लीज खाइए। अगर आपके घरों में छोटे बच्चे हैं ना, उनको माखन दे, व्हाइट बटर, बिकॉज व्हाइट बटर में एराकिडोनिक एसिड होता है जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत एसेंशियल है। देखो कृष्णा भी माखन खाता था ना, ही वाज वेरी इंटेलिजेंट। तो माखन का जो रिक्वायरमेंट है वो 1 से 2 टीस्पून पर डे, है ना। जिनको आपको जोड़ों में दर्द अगर हो रहा है, विंटर का सीजन है ना, तो घी 1 से 2 चम्मच जरूर दिन में खाएं, आपको रिलेटिवली बहुत आराम फील होगा। दूसरी चीज जो हम हर रोज अपने खाने में यूज करते हैं वो है ब्रेड। हाँ, मैंने ब्रेड को एक एडजेक्टिव दिया है यहाँ पर, बकवास, और मैंने क्यों कहा है उसका भी एक कारण है, क्योंकि इंडिया में बिलीव मी कहीं भी हमें ग्लूटेन फ्री 100% या अच्छे व्हीट फ्लावर का ब्रेड नहीं मिलता। हमारा जो इंडिया में ब्रेड बनता है वो प्लेन मैदे का बनता है, जिसका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 के ऊपर है। मतलब खाते ही वो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक अप कर देता है, और खून में जब शुगर बहुत ज्यादा होता है ना, तो वो राजा बन जाता है वो, और कोई भी छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब नहीं होने देता। वो सबको कहता है चलो हटो खून से, सिर्फ मैं रहूंगा यहाँ पर। और जब खून में शुगर बहुत ज्यादा होता है और हमारा शरीर उसको यूज नहीं कर पाता, तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का भी लेवल बढ़ जाता है ना। और हम जनरली देखो, या तो ब्रेड खाते हैं, ब्रेड बटर या सैंडविच या पाव। मुंबई में मैं हूँ अभी फिलहाल, और यहाँ पे तो लोग दीवाने हैं वड़ा पाव, मिसल पाव, उसल पाव, भाजी पाव के पीछे। और हमारा जो भी प्रेजेंट जनरेशन है वो बर्गर के पीछे पागल है ना, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर या नॉर्मल बर्गर। और ये सारे के सारे है ना आपके शरीर में सिर्फ ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक करते हैं, और कोई छोटे छोटे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, उसको अब्सॉर्ब होने नहीं देते। तो मेरा रिकमेंडेशन आप सारे लोगों के लिए यही होगा कि हम वापस गो टू ओल्ड स्कूल, है ना। हम जितने मिलेट्स हम खाते थे ना, जवार, बाजरा, रागी, सोरगम, या फिर जो व्रत के अनाज होते हैं जैसे सामा, कुट्टू, है ना,
हम इन सारी चीजों का प्लीज अपने डेली डाइट में वापस से उनको एंट्री कराइए, है ना। तो अब जैसे आप मुठिया बना के खा सकते हैं, अभी विंटर का सीजन है, सारी हरी पत्तेदार सब्जियां मिलती हैं, है ना। तो आप उसमें मेथी, पालक, दूधी, चौली, किसी का भी मुठिया बनाइए और उसको एंजॉय करिए। बार्ली भी एक बहुत ही जो यहाँ पर अंकल आंटी बैठे हैं, आई एम श्योर आपको बचपन का याद होगा, जब आप बीमार होते थे तो डॉक्टर आपको बार्ली वाटर पीने को बोलते थे, याद है आप सभी लोगों को। हाँ, बुखार हो गया बार्ली वाटर, पेट खराब हो गया बार्ली वाटर, है ना। बार्ली में बहुत ताकत है। तो जैसे हम सुबह सुबह उपमा खाते हैं ना, आप उपमा बिल्कुल खाएं, लेकिन बार्ली का उपमा खा के देखिए, या उसका दलिया या खिचड़ी के जैसे फॉर्म में बना के देखिए। विंटर की अभी बहुत सारी अच्छी अच्छी सब्जियां हैं, उसमें डालें और इसका मजा उठाएं। जहां तक चपाती की बात है, सिर्फ गेहूं पे डिपेंडेंट ना रहे, है ना। रागी, जवार, बाजरा, जहाँ पे दिल्ली जैसे जगह जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, वहां पे बाजरे की रोटी जरूर खाएं। जो बॉम्बे में रहते हैं ना, वो अभी चूंकि ठंड पड़ रही है तो बाजरा यूज करिए, लेकिन जब थोड़ी गर्मी आने लगेगी तो बाजरा मत खाइएगा, वरना आपको दाने निकल जाएंगे, वो बहुत हीटी होता है। तो आप रागी और जवार की रोटी खाओ। जो लोग बहुत ठंड, जयपुर और राजस्थान, अभी तो मैंने देखा 0 डिग्री टेम्परेचर है, तो वहां पे बाजरे की रोटी जरूर एंजॉय करिए घी के साथ, आपको जॉइंट पेन में भी हेल्प होगा। अब चूंकि हमने मुठियास की बात की तो हम चटनी को क्यों छोड़ दें, है ना। ये एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट हुआ करता था हमारे खाने का, जिसको कि हमने मॉडर्न ईटिंग में हम भूल गए हैं, है ना। खाली सैंडविच वाले भैया ने ग्रीन चटनी को जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि वो बटर के साथ हरी चटनी लगाता है, करेक्ट, वरना तो हम सारी चटनियों को भूल गए हैं। और अगर आपके घर पे कोई छोटे बच्चे हैं तो उनको अगर चटनी बोलो तो उनके कॉन्सेप्ट में ये आता है ना, टमाटर का केचप या चटनी, चिली सॉस, सेजवान सॉस, है ना। बट मेरे आज के सेशन के बाद आप जाकर वो पैकेट को पलट के देखना कि उसके इंग्रेडिएंट्स में कितने सारे केमिकल्स पड़े हैं, और साथ ही साथ उसमें टमाटो पल्प कितना है। ये चूंकि मैंने किसान की फोटो लगा रखी है तो मैं आपको बता दूं, इंडिया में किसान ही सबसे ज्यादा टमाटो पल्प देता है, 32 से 38% टमाटो पल्प होता है। बाकी सब केमिकल्स, चीनी और ये सारी चीजें इसमें भरी होती हैं, जो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप ये वाली चटनियां खाएं, हरी चटनी, नारियल की चटनी। नारियल की चटनी में विटामिन ई बहुत रिच होता है, तो आपके स्किन के लिए अच्छा है। जिन जिन लोगों को ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है वो नारियल की चटनी जरूर खाएं। टमाटर की चटनी, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, टमाटर लाइकोपीन में बहुत रिच होता है, तो टमाटर की चटनी आपको लाइकोपीन प्रोवाइड करती है और आपके हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करती है। मिंट की चटनी, जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है या जिन लोगों का पेट हमेशा भारी रहता है, आप मिंट की चटनी खाएं। जिन लोगों को खून की कमी है वो खजूर की चटनी खाएं या अंजीर की चटनी खाएं। जिन लोगों को इन्फ्लेमेशन, पॉटी बराबर नहीं आती, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है ना, हमेशा ढकार आता है खाना खाने के बाद, आप आंवले की चटनी खाएं, राइट। अभी देखो, जिनकी हड्डियां थोड़ी वीक हैं, छोटे बच्चे अगर आपके घर पे हैं, तिल जो है ना कैल्शियम में बहुत रिच होता है, बहुत ज्यादा। 100 ग्राम तिल में कुछ 2 से 2,500 मिलीग्राम कैल्शियम है, तो तिल बहुत रिच सोर्स है कैल्शियम का। तो तिल की चटनी आप खा सकते हैं, आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा। अभी देखो ग्रीन गार्लिक का सीजन है ना, हरे वाला लहसुन अभी मार्केट में बहुत रेडिली अवेलेबल है। आप गार्लिक जो है ना वो एंटीऑक्सीडेंट में बहुत रिच होता है, आपके शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो ग्रीन गार्लिक की चटनी खाएं। और जैसा मैंने शुरुआत में बोला, सैंडविच वाले भैया ने धनिया पत्ती की चटनी को जिंदा रखा हुआ है ना, तो धनिया का जो पत्ता है वो अपने आप में आयरन में बहुत रिच है।
और यहाँ पे जो गुजराती लोग बैठे हैं उनको याद होगा जब आप छोटे थे तो थेपला का जो बेस्ट फ्रेंड था वो चुंदा होता था, है ना। लेकिन आज हम मॉडर्न ईटिंग में थेपला को दही के साथ खाने लग गए, करेक्ट। और आपको एक राज की बात बताऊं, आयरन और कैल्शियम जानी दुश्मन है। जो चीज कैल्शियम में रिच होती है वो आयरन को एब्जॉर्ब होने नहीं देती आपके शरीर में। तो अगर मान लो आप पालक का थेपला या मेथी का थेपला खा रहे हो और दही के साथ खा रहे हो, तो भैया आप भूल जाओ कि आपको आयरन मिलने वाला है ना। और हम बॉम्बे में रहते हैं, आई मीन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, तो हमारे शरीर में विटामिन डी भी नहीं होता, और कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। तो ना आयरन मिला ना कैल्शियम, सारा खाना पॉटी बन गया बस। ओके, तब चूंकि हमने चटनी की बात की है तो थोड़ा प्रोटीन के ऊपर भी गौर फरमाया जाए, है ना। हमें बताया जाता है कि हम इंडियंस जो हैं वो जनरली प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं, है ना। टीवी पे ऐड सुनते हो ना कि इंडियंस में प्रोटीन की कमी है, ऐसा बोलते हैं ना टीवी पे, है ना। हमें वापस से बुद्धू बना रहे हैं। चलो देखते हैं हम वापस पीछे जाके हमको कितना प्रोटीन मिलता है। आपको मालूम, एक कटोरी दाल है ना, उसमें 7 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और आपका जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है ना, आप अगर 35 से 40 ग्राम प्रोटीन दिन का खाते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है। आपके एज ग्रुप की बात कर रही हूँ मैं, है ना। जब हम थोड़े लाइफ में एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं और हमारी उम्र 60 साल के ऊपर जब चली जाती है, तो अगर हम 30 से 40 ग्राम प्रोटीन दिन का खाते हैं तो हमारा शरीर प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ले लेता है उससे। लेकिन हमें तो ये सिखाया जा रहा है कि हम भाई प्रोटीन डेफिशिएंट है, तो एक तो आप दाल खाएं, आप दूध खाएं, अगर आपको दूध नहीं पचता तो आप दही खाएं। और दाल की बड़ियां, आपको याद है जब आप छोटे थे तो आपकी मम्मी जरूर बड़ियां बनाती थी, समर्स में बनाती थी ना मम्मी बड़ियां छत पर, जो कि हम भूल गए हैं, है ना, हम नहीं बना पाते। बट ये जो दाल की बड़ियां थी, ये अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग प्रोटीन का सोर्स होती है। और आप इसको किसी भी सब्जी में मिला दें तो प्रोटीन कंटेंट बढ़ गया ना, है ना। किसी दिन आपको कुछ डिफरेंट खाने का मन किया तो आपने उसमें बड़ियां मिला दी और देखो आपका प्रोटीन कंटेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। तो अगर हम अपनी पुरानी चीजों को वापस से अपने प्लेट में लेकर आए तो आपको लगता है कि हम प्रोटीन डेफिशिएंट रह पाएंगे? नहीं ना, हमारा प्रोटीन कंटेंट वापस नॉर्मल हो जाएगा ना। ओके, मेरा दूसरा रिकमेंडेशन आप सारे लोगों के लिए है, वो है स्प्राउट्स। ये भी एक बहुत पुरानी टेक्निक है जो हम इंडिया में भूल गए हैं। मुंबई में तो सोक किए हुए सीड्स को भी स्प्राउट्स बोलते हैं। बट आप सोचो, वो सीड जिसमें से कि अभी एक नया लाइफ निकल रहा है, उसके अंदर कितना पोटेंशियल होगा। जब हम कोई भी सीड, कोई भी अनाज को, पल्सेस को पानी में सोक कर देते हैं तो उसके थोड़े न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं, लेकिन जब वो जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है ना, तो उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट 100 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि हर एक न्यूट्रिएंट रिलीज हो गया है एक प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो ये जो सीड्स होते हैं ना, जर्मिनेटेड सीड्स, स्प्राउट्स जिसको हम बोलते हैं, अंकुरित चने या मूंग जिसको बोलते हैं, ये अपने आप में एक न्यूट्रिशन बॉम्ब है। और अगर हम इसको कंज्यूम करें, और मेरा रिकमेंडेशन आप लोगों को होगा कि जब भी आप स्प्राउट्स खाएं ना, सिर्फ उसमें नींबू निचोड़ें, नमक या चाट मसाला या और कुछ एडिशन ना करें। जितना खाना हम सिंपल और सादा रखेंगे ना, शरीर को उसको एब्जॉर्ब करने में उतनी आसानी होगी। अभी देखो, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, है ना, मैं हिंदी और इंग्लिश 2 भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी मैं सोचो फ्रेंच में भी बात करूँ, मैं थोड़ा गुजराती भी बात करूँ, थोड़ा तमिल भी बोलूं, तो आपको समझ में आएगा क्या? नहीं समझ में आएगा ना, पूरी खिचड़ी बन जाएगी यहाँ पर, करेक्ट। सेम वे हमारा शरीर भी, जब हम एकदम कॉकटेल खाना अंदर देते हैं ना,
वो भी कंफ्यूज हो जाता है, किसको अब्सॉर्ब करें किसको नहीं, उनमें भी आपस में लड़ाइयां होती हैं। जैसे मैंने बोला ना, आयरन और कैल्शियम लड़ जाते हैं, वैसी आपस में न्यूट्रिएंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सा शरीर में लूं, कौन सा छोड़ दूं। तो हम आज के डेट में हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारा खाना सिंपल और सादा हो। तो जब आप स्प्राउट्स खाएं तो उसमें सिर्फ नींबू निचोड़े और उसको कंज्यूम करें मिड मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग नहीं। अर्ली मॉर्निंग खाएंगे तो आपको एसिडिटी हो जाएगी। तो 11 साढ़े 11 बजे के आसपास या शाम को जब आपको 4:30-5 बजे भूख लगती है तो थोड़ा सा स्मॉल कटोरा, एक छोटी कटोरी स्प्राउट्स खाएं। बिलीव मी, आपको बहुत फायदा होगा। और ये कैसा फायदा होगा, ये डाइजेशन एंड बाकी चीजों को तो इम्प्रूव करता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, इसके अंदर विटामिन सी कंटेंट बहुत ज्यादा है। और आपके साथ जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ वो है आपको कैटरैक्ट और आई मस्कुलर डीजेनरेशन, क्योंकि उम्र के साथ हमारी आंखें भी कमजोर होने लगती हैं, है ना। तो जिन लोगों को हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है कैटरैक्ट की, वो प्लीज एक कटोरा स्प्राउट जरूर खाइए। आपको मसल स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करेगा और रीजेनरेशन ऑफ सेल्स में भी मदद करता है, कैंसर से प्रिवेंट करता है। इसके अंदर आपको मालूम विटामिन के भी भर भर के मिलता है, जो कि नॉर्मल वेजिटेरियन फूड में मिलना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप स्प्राउट्स खाते हैं तो आपके गट बैक्टीरियाज, आपके जो पेट में छोटी आंत में बैक्टीरियाज है ना, उसको भी ग्रो करने में वो मदद करता है। तो अगर आप स्प्राउट्स खाते हैं और आप वेजिटेरियन हैं तो ऐसा माना जाता है कि वेजिटेरियंस B12, विटामिन B12 में जनरली डेफिशिएंट होते हैं। लेकिन अगर आप स्प्राउट खाएंगे तो आप अपने बैक्टीरियाज को हेल्दी रखेंगे और वो आपके लिए B12 बनाएंगे, है ना। तो जरूर स्प्राउट्स अपने डाइट में इंक्लूड करिएगा। अब जब हम दाल की बात कर रहे हैं तो हम चावल को कैसे पीछे छोड़ दें, है ना। तो हम ऐसा माना जाता है कि खिचड़ी हर न्यूट्रिशनिस्ट का मोस्ट फेवरेट रिकमेंडेड फूड होता है ना। आपको एक बात बताऊं, मैंने ना मेरा जो ट्रेनिंग है हॉस्पिटल ट्रेनिंग वो अपोलो में किया है। तो जब भी मैं ट्रेनिंग कर रही होती थी तो हम डेफिनेटली रोज खिचड़ी बनती थी एज अ सॉफ्ट डाइट। और हम सारे जो यंग डाइटिशियंस थे ना, वो बड़ा मुंह बना बना के लिखा करते थे कि आज सॉफ्ट डाइट खिचड़ी है, क्योंकि हमें ऐसा लगता था ये तो कहना बीमारों का खाना है ना। सारे यही बोलते खिचड़ी मतलब ये तो बीमारों का खाना है, इज़न्ट इट। हमारे मन में यही थॉट है। बट पिछले साल मुझे ना सात्विक डाइट पे एक सेशन करने का मौका मिला हमारे RBK स्कूल के ग्रेड 8 स्टूडेंट्स के साथ। और अचानक से मेरे मन में एक थॉट आया कि यार हम खिचड़ी को इतना डिग्रेड करते हैं, हम उसको इतनी नीची नजर से देखते हैं कि ये तो बीमारों का खाना है, कौन खाएगा ये। बट एक दूसरा एस्पेक्ट भी है इसका कि सोचो उसके अंदर कितना पोटेंशियल है कि वो एक बीमार को हेल्दी बना देता है ना। करेक्ट। हम बटर चिकन खा के रोज हेल्दी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। लेकिन एक खिचड़ी में इतना पोटेंशियल है कि आपको वो बीमार वाले बिस्तर से हेल्दी सेल्फ में खड़ा कर सकता है ना। तो खिचड़ी प्लीज हफ्ते में 1 या 2 बार जरूर अपने डाइट में खाइए, क्योंकि ये अपने आप में एक मेडिसिनल फूड है। ये आपको बहुत सारी बीमारियों से रिकवर करने की इसके अंदर ताकत है। आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपके शरीर को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती डाइजेशन करने के लिए। अभी जैसे यहाँ पे जो बहुत सारे फीमेल्स मुझे सुन रहे हैं, बहुत सारे आंटीज, आप बताओ अगर आपको मैं बोलूं आज आपकी छुट्टी है ना, लेकिन सुबह का ब्रेकफास्ट बना देना, शाम को डस्टिंग कर देना और रात को ना सिर्फ रोटी बना देना, तो आपको ये वाली हॉलिडे एक्सेप्टेबल होगी? नहीं होगी ना। ऐसी हॉलिडे किसको चाहिए? नहीं चाहिए ना। लेकिन जब हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलते हैं कि आज तुम रेस्ट करो, है ना, वो भी तो बेचारा इतना काम कर रहा है हमारे लिए,
थोड़ा रेस्ट तो उसको भी बनता है ना। लेकिन फिर हम उसको बोलते हैं अच्छा सुबह सुबह पोहा को डाइजेस्ट कर लो, बाकी लंच में आई एम जस्ट गिविंग यू रोटी भाजी, उसको डाइजेस्ट कर लो। ऐसा चलता है क्या? उसको भी ऐसा नहीं चलेगा ना। तो जब आप खिचड़ी खाते हैं ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता डाइजेस्ट करने के लिए, वो भी खुश रहता है ना। देखो जब आपको एसिडिटी हो जाती है, गैस हो जाता है, तो आप क्या बोलते हैं, देखो मेरा स्टमक अपसेट हो गया है ना, क्योंकि आप उसके मन का नहीं करोगे तो वो भी अपसेट हो जाएगा ना एक पॉइंट पे। तो खिचड़ी प्लीज खाओ, वो आपके गट को हेल्दी रखता है, खुश रखता है। एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होता है क्योंकि उसमें हम बहुत मसाला तेल का इस्तेमाल नहीं करते, है ना। उसके अलावा आपके शरीर को डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स मतलब जितनी भी केमिकल्स हैं, जितने भी अनचाही चीजें जो हमारे गट में हैं, उसको आपके शरीर से निकालने में मदद करता है। ग्लूटेन फ्री है तो आपको शरीर को कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। आपको अगर जॉइंट इश्यूज है ना, अगर आपको गठिए का दर्द हो रहा है या कहीं और इन्फ्लेमेशन है, शरीर में खुजली हो रही है, आप प्लीज हफ्ते में 2 या 3 बार खिचड़ी खाइए, आपका इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाएगा। और ये जो हम हमेशा प्रोटीन प्रोटीन की बातें करते रहते हैं, है ना, आपको मालूम जब हम चावल और दाल को मिलाते हैं ना, वो अपने आप में कंप्लीट प्रोटीन हो जाता है। वो इट इज जस्ट लाइक हम कहते हैं ना हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के बेटर हाफ से। हाँ, जो चीजें आप में कम है वो हेल्प कर देते हैं और जो उनमें कम है वो आप उनको सपोर्ट कर देते हो। तो दाल चावल का कॉम्बिनेशन है ना, वो हस्बैंड वाइफ का कॉम्बिनेशन है। राइस में कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जो दाल पूरा कर देता है और दाल में कुछ अमाइनो एसिड्स की कमी है जो राइस पूरा कर देता है। तो दाल और राइस को जब हम मिलाते हैं ना तो वो अपने आप में एक कंप्लीट प्रोटीन, उसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमको मिल जाते हैं। तो खिचड़ी तो एक दाल और राइस का संगम है ना। उसके अलावा जो साउथ इंडियंस हैं उनके लिए डोसा इडली, ये भी दाल राइस का कॉम्बिनेशन है। जो राजस्थान गुजरात के लोग हैं उनके लिए दाल ढोकली, जो महाराष्ट्रियन है उनके लिए पूरन पोली, ये भी सीरियल एंड पल्स कॉम्बिनेशन है। तो आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हैं, आप उस स्टेट का दाल और राइस या सीरियल और पल्स कॉम्बिनेशन जरूर खाइए। वो कंप्लीट प्रोटीन आपको देगा और आपका डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाएगा, राइट। तो आज मेरे तरफ से बस इतना सा माइंडफुल ज्ञान है ना, कि हमें तेल को कोल्ड प्रेस ऑयल में कन्वर्ट करना है ना, चटनियों को वापस हमारे प्लेट में लाना है। उसके अलावा आपको दाल जैसे वड़िया दाल कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करना है और खिचड़ी हफ्ते में 2 या 3 बार खाना है। सिर्फ गेहूं पे डिपेंड नहीं करना है, बाकी मिलेट्स को भी वापस अपने प्लेट में लेकर आना है। एंड बिलीव मी, आपका हेल्थ प्रोफाइल आज जहां पर है उससे ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। Okay, so that was all from my end. And Payal, you could just stop your share. We'll have a Q&A session. Whoever has a question, please raise your hand. You just stop your share. I'll put it on gallery mode, so then I can then moderate the whole session. Anyone who has a question, kindly you can just raise your hand like this. If you can see me, just raise your hand. I'll call out your name and then you all can unmute yourselves and ask a question to her. oh, thank you so much. I'm glad you liked it. Yeah, you all can please put down in the chat box. In the chat box, kindly put down your comments. How was the session? Kindly put down your comments on the chat box. And any questions for her? Sane ji, any questions? Motwani ji, any questions? Saileshwar ji, koi prashna hai? Ganguly ji? Yeah, Payal, about the khichdi which you said is very, very, many nutritionists don't talk about this, and khichdi is my favorite diet. So I'm very happy that it is coming from you, that we should include khichdi twice or thrice Yes. in our diet. Yes, So yes. It's a superfood. I'm telling you, it is such an underrated recipe, but it's a superfood in its own self. Yeah, split dal ka khichdi, moong dal ka, any dal, Any split dal dal, khichdi. Yes. And for जिनके यहाँ पे छोटे बच्चे हैं ना, 5 साल से छोटे उम्र के बच्चे, वो मसूर दाल की खिचड़ी जरूर उन्हें दें, क्योंकि मसूर दाल is very good for brain development. So when
And don't forget to add like half teaspoon of ghee to everyone's plate, because ghee is good for heart, ghee is good for skin, ghee is good for your joints. So ghee को भूलने का नहीं. And best part of khichdi is easy to cook. Yeah, absolutely. It's easy to cook. No rocket science. Yes, absolutely. And, Okay, and fine. ghee means cow milk ghee, Yeah, right. Cow ghee. not dalda ghee. No. No, the ghee. Yeah. That is not ghee. No, that's not ghee. That's the vanaspati which is being promoted as. No, I'm not talking about that. I'm just talking about the normal gai ka ghee. Yeah. And Okay. also makhan, which is Yeah, not. Ganguly ji, पूछिए. Ganguly ji, please ask. Please unmute yourself, Ganguly ji. Can you hear me now? Can you hear me? Yeah, you are heard. You are heard. Yeah. I have a question, Payalji. We understand ghee is much better than butter. Yes. So, what have you to say on that? Okay. The thing is that if I talk about the normal butter, the yellow butter, what I'm talking, it has more of sodium. It is salted, what is available in the market. Otherwise, the basic profile is same. Only thing, the clarified butter, जिसको कि हम घी बुलाते हैं, that is far more absorbable and far more digestible. वहीं अगर हम सफेद बटर की बात करें, जिसे हम माखन बोलते हैं, that is equally good as ghee. And I have मैंने earlier भी बोला कि white माखन में arachidonic acid होता है, जो आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है. विद एज देखो डिमेंशिया हम सबको आ ही जाता है. एंड एजुकेशनिस्ट प्रोफेशन ऐसा है जिनका वो ऑक्यूपेशनल हजार्ड है. तो भूलने की बीमारी हमें धीरे धीरे आ जाती है. तो अगर हम सफेद माखन एक चम्मच ले रोज, तो वो हमारे न्यूरॉन्स को हेल्दी रखने में मदद करता है. साथ ही साथ अराकिडोनिक एसिड हमारे जॉइंट्स को भी ना स्मूदन रखता है. तो उम्र के साथ जो हमें ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस के साथ साथ जो हमें तकलीफें आती हैं, वो भी कम होती हैं. Can you tell something about honey, the benefits of honey? Honey again a very super food. Okay, honey जो है ये एक सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल स्वीटनर है. दूसरी चीज, उसके अंदर लाइव एंजाइम्स होते हैं. तो जब हम हनी किसी फूड के साथ खाते हैं, वो हमारे डाइजेशन को हेल्प आउट करता है. साथ ही साथ हमारे गट बैक्टीरियाज को इम्प्रूव करता है. हनी नेचुरली विटामिन सी में रिच है. तो वो हमें विटामिन सी, हम सबको मालूम है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है. तो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बाकी बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है. लेकिन हनी एक ट्रिकी फूड है. उसे कभी भी किसी गर्म चीज के साथ नहीं खाना, क्योंकि हनी को जब हम कोई भी गर्म चीज के साथ खाते हैं, वो अपने आप को डीनेचर कर लेता है और वो फिर एक स्वीटनर का काम करता है और वो नॉर्मल हो जाता है. 1 चम्मच 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, तो हमें एसिमिलेशन पे ध्यान रखना है. फूड इनटेक हम सबका अच्छा है, आई नो दैट. अच्छा, शैलेश्वर जी आपकी बारी अभी. थैंक यू वेरी मच गांगुली जी फॉर योर क्वेश्चन. Thank you. मैडम मेरे को ये पूछना, व्हाट इज दिस ट्रांस फैट फूड? Okay, these foods are basically rich in fat. Okay, जब हम naturally क्या हो जाता है कि फूड की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है और वो सैचुरेटेड फैट में शरीर के अंदर अपना केमिस्ट्री चेंज करता है और सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. उसको हम ट्रांस फैट बोलते हैं, जो कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं और आगे चलकर हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, हार्ट रिलेटेड तकलीफ देते हैं और साथ ही साथ स्ट्रोक्स और हार्ट ब्लड प्रेशर की बीमारियों को बढ़ाते हैं. बेसिकली प्रेजेंट होते हैं इंडिया में. तो सारे जितने भी कुकीज और बिस्किट्स और बेकरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो ट्रांस फैट रिच ही होते हैं, एनी विच वेज. ओके, थैंक यू वेरी मच. नाउ मोटवानी जी आपकी बारी. Yeah, I was about to ask the question, but I think she already replied. जैसे पहले ये मिसकंसेप्शन था कि सुबह पानी में ल्यूकवार्म वाटर में शहद और नींबू पीना चाहिए.
बिल्कुल लेकिन कुछ दिन पहले मालूम हुआ कि अगर गर्म पानी में हम शहद मिलाते हैं तो वो असरदार रहता नहीं है। तो उन्होंने वही कहा कि we should not add honey should in heat it. the warm water, right? Yes, heat is honey is heat labae. तो अगर आप उसको गर्म कर देंगे, इनफैक्ट विटामिन सी इज हीट लबाए। अगर हम कोई भी चीज जो विटामिन सी रिच है ना, अगर हम उसको गर्म करके खाते हैं, जैसे नींबू ही हो गया, जो महाराष्ट्रियन लोग हैं वो यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे, देखो वो पोहे के साथ एंड में नींबू निचोड़ते थे। जब पोहे को गैस से उतारना का वक्त होता था तब नींबू निचोड़ते थे, क्योंकि पोहे में आयरन होता है और विटामिन सी आयरन को एब्जॉर्ब करने में सपोर्ट करता है। तो वो एंड में नींबू निचोड़ा तो हमें विटामिन सी मिला। लेकिन अगर हम गर्म करें विटामिन सी रिच चीजों को तो उसका विटामिन सी डी नेचर हो जाता है और हमको वो नहीं मिलता। इसके लिए मैंने चटनियां बोली, आंवले की चटनी, धनिया की चटनी, ये नेचुरली विटामिन सी में रिच है। और चटनी जब हम बनाते हैं तो हम उसको गर्म नहीं करते, तो हमको नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। थैंक यू। साने जी आपकी बारी, फिर दिलीप जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि what should be the ideal breakfast for the senior citizens? ओके, अगर कोई मेडिकल कंडीशन अलाइन नहीं है ना, तो आप लोगों को रेजिस्टेंट स्टार्च वाले वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें कि नेचुरल फाइबर रिच हो, है ना। हम कहते हैं कार्ब रिच हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए, क्योंकि वो दिन का पहला वक्त होता है। और अगर हम हार्मोनली भी देखें ना तो उस वक्त इंसुलिन सिक्रीशन सबसे ज्यादा हो रहा होता है ना। तो हमको ना कार्ब रिच ब्रेकफास्ट करना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हम वैसे कार्बोहाइड्रेट्स पिक करें जो फाइबर में रिच हो, रिफाइंड ना हो। तो मैदे की बनी चीजें ना खाएं। अगर आप जैसे उपमा आपको खाना है तो आप सामा राइस का उपमा खा सकते हैं, आप गेहूं के दलिए का उपमा खा सकते हैं। उसके अलावा आप थेपला, पराठा, रोटी, सब्जी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप नॉर्दर्न बेल्ट से हैं तो अभी देखो आप दही, चूड़ा और गुड़, ये नॉर्दर्न लोगों का अभी विंटर का एक बहुत ही फेवरेट ब्रेकफास्ट होता है। चूड़ा पोहा इज रिच इन रेजिस्टेंट स्टार्च, तो वो कंबाइंड विद दही। और एक और बात आपको, चूंकि दही की बात हो रही है तो मैं बता दूं, हमको ये लगता है कि जब हम छाछ पीते हैं, है ना, जो मॉडर्न छाछ है, राइट, दही को नमक डाल करके, है ना, तो आप देखो जब आप अचार बनाते हैं तो आप नमक क्यों डालते हैं उसमें, बताओ मुझे। टिकेगा। It removes the water. It removes the water. Yeah. बिल्कुल, तो it preserves from what, ma'am? के हिसाब से। It prevents from bacteria, right, and fungus. Yeah, bacteria and fungus. Because salt has, they has the capacity to remove water from bacteria and fungus and make them dead, right? तो उसमें से सारा पानी निकाल लेते हैं वो। तो जो दही में जो बैक्टीरिया है वो थोड़ी एवेंजर है, सुपर हीरो कि वो नमक से नहीं मरेगा। तो अगर आप दही में नमक डाल देते हैं तो आप उसके बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो बेसिकली आप डेड बॉडीज खा रहे हो, राइट। तो जब आप दही को शुगर डालते हैं, शक्कर बेसिकली, और रिसर्च ऐसा बोलता है कि जब आप खड़ी शक्कर, ओके, मैं शुगर बोल रही हूँ, इसका मतलब मैं सल्फर वाला शुगर नहीं बोल रही, ओके, जो शक्कर, जो खड़ी शक्कर होती है, अगर आप खड़ी शक्कर डालते हैं विद इन 2 to 3 minutes, जो बैक्टीरियल कंटेंट है वो लैक्स में ग्रो कर जाता है। और जब आप उसमें गुड़ डालते हैं तो वो थाउजेंड्स में ग्रो करता है। बट आपके उम्र के हिसाब से आप गुड़ डालें, क्योंकि गुड़ में बाकी मिनरल्स भी हैं, है ना। तो अगर आप पोहा, दही और गुड़ खाते हैं तो आपका गट भी हैप्पी रहेगा, आपका टमी भी हैप्पी रहेगा और आप हेल्दी भी रहेंगे। वेरी गुड। दिलीप जी आपकी बारी। थैंक यू। दिलीप जी आपकी बारी। यस मैम, आप पहले दिखाए थे व्हीट ग्रास, व्हीट ग्रास कैसे मिलता है और कैसे हम बना सकते हैं, या ऐसा थोड़ा सा बताइए। हम बना तो नहीं सकते, हम उगा सकते हैं। ओके, वी कैन उगा सकते हैं, या कैसे, क्या कैसे आपको कुछ मालूम है? या आपको ना, इट इज गेहूं जो व्हीट होता है, व्हीट सीड्स, उसको ओवरनाइट सोक कर दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट मॉर्निंग उसको थोड़ा सा, लाइक आपके घर पे छोटा पॉट हो
तो उसके सॉइल में ऊपर डाल के जस्ट लीव इट, मिक्स विद द सॉइल, बहुत अंदर डीपन मत डिग करिएगा वरना वो स्प्राउट निकल नहीं पाएगा, है ना। जस्ट कीप इट ऑन द लेवल and just sprinkle water. Within 3 days you will see tiny little green grass coming out. Wait for 4 more days and No. Speak. It is somebody's spoken in between. Okay. So within 8 to 9 days you can see the grass coming to like half a feet or even taller. It depends on the quality of your soil, right? And then you cut the grass. Okay, wash it very nicely, put it in the grinder, add little water, just churn it. वो completely churn नहीं हो पाएगा in the domestic grinder setup, वो completely churn नहीं हो पाएगा. But that's grinding करने से grind नहीं, वो नहीं हो पाता. I have tried that at home and what equipment you have? ये this is so awesome. You get this also organic का wheat grass आता है. Ma'am, I have a problem with that because again, that is a processed. Processed, yes. Yeah. No. The reason I'll tell you, Mr. Dilip, that whenever, as I said, that wheat grass is rich in vitamin C. Yeah, vitamin C. For the drying purpose, हम किसी चीज को जब dry करते हैं, हम high heat apply करते हैं. So we basically denature the vitamin C. At the same time, there are other, sensitive antioxidants. जैसे हम सुनते हैं ना, प्याज में quercetin है, that is a strong antioxidant. Garlic में allicin है, it's a strong antioxidant. So in wheat grass also there are very lot of polyphenols and complex antioxidants जो कि heat sensitive होता है. चूंकि यहाँ पे बात हो रही है, I'll just talk about raw turmeric also, I'll just not forget. So while heating they get denatured. Okay, तो जब हम powder या tablets capsules खाते हैं ना wheat grass का, that is basically वो मन की शांति वाली बात है वो. and okay ma'am, और एक जो आपने बोला था bread, so we have to throw the bad bread from the fridge. Okay, we have to throw it's from my humble request if you can do that. I was just talking to a group of teachers couple of days back and they said, ma'am मेरे पास 5 लीटर सफोला का तेल है, अभी उसका क्या करूं? मैंने कहा रोज शाम को दिए लगाओ, और कुछ नहीं कर सकते. That is there, but the bread what to do? Bread what to do? Bread, unfortunately we live in a country where products get FSSAI license, the numbers, but to be very honest, I'll talk technical to you. इंडिया में मैदा को ब्लीच करने के लिए एक केमिकल यूज होता है जिसको हम एलेक्सिन बोलते हैं, ALLOXEN. Okay, you can search after my session. In lab we use this chemical to induce diabetes in rats. When we do lab experiments, alexin is used to induce diabetes. वो आपके pancreatic cells को destroy कर देता है, तो insulin produce नहीं होता, rats naturally they become diabetic. Okay, and then we test what is the effect of certain food and nutraceuticals. In India, we use alexin to bleach maida. Now, do you think when we treat maida for bleaching, that alexin is completely removed? You will be surprised to know people as young as 24, 25, 26, they are developing lifestyle-induced diabetes mellitus. Okay. Yes. So, it's my just request, Baki to. अच्छा, now one more thing. अच्छा पूछे हाँ. बिल्लियों को खिला दो bread. अच्छा, अभी तो वही करेंगे, वो कुत्ता को बिल्ली को दे देंगे, वो भी है. Okay, here I would like to take this forum to educate you about one more thing. We all have been, drinking turmeric milk, right? Yeah. है ना? Haldi. Yes, one of the very strong antioxidants which we consume. But do you know that, हम सारे हल्दी दूध पी रहे है ना? 1.5 साल तो सबने पिया है डिनर के बाद हल्दी दूध. मैंने पीता. Right. Yeah, but with milk. Correct. But आपको मालूम है वो जो curcumin है जिसके लिए हम हल्दी खाते हैं, that curcumin again a strong antioxidant. Yes. वो आपके शरीर में ऐसे सिंगली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता.
उसको ब्लैक पेपर का पेपाइन जरूरी होता है। तो आप जब हल्दी दूध बनाए तो उसमें 2 चुटकी काली मिर्च और थोड़ा ½ टीस्पून और घी डालें और फिर अपना इम्यूनिटी लेवल चेक करें। Then the curcumin will be absorbed 200% from the bloodstream. Otherwise, curcumin does not get absorbed no matter how good haldi, how organic haldi you consume. Acha, one more question. Yes, you have told that calcium and iron are against. Okay. Yeah. So I used to drink milk where the calcium is there. Yeah. So then iron किस फूड में है जो हाँ I can avoid it. Okay. Iron में कौन सा? हम एक रूटीन जैसे बना सकते हैं फॉर ऑल जेरियाट्रिक्स। मैं तो सजेस्ट करूंगी आप डायरेक्ट मिल्क कंजम्पशन नहीं करके you have छेना, right? You squeeze lemon, you get casein, right? Yes. So छेना has casein also and whey also. It is far more digestible. उसका glycemic index दूध से भी कम होता है, right? तो अभी with certain age, you know, when we cross 60, we need to make sure that our sugar spike is not very high because it disturbs the other metabolic processes happening in the body. Okay. So when you eat casein, okay, it has a very low GI and it keeps your body at a very maintained level. तो बाकी metabolic processes भी सही से होते रहते हैं। तो मैं तो पहले आपको बोलूंगी कि don't consume direct milk. Lactose might hinder with other things. You have chena, which is again calcium rich. Now you spoke what are iron rich things. If I talk about cereal, ragi is a very, very good source of iron. Red rice is a very good source of iron. Unpolished rice or chuda or what do you say, poha is a very good, beaten rice is a very good source of iron. If I talk about pulses, okay, red dal is a very good source of iron. All beans, whether it is chauli, black-eyed, rajma, flat bean, they are all very good source of iron and folic acid. If I talk about vegetable, all green leafy vegetable, you talk about radish leaf, carrot leaf, spring onions, you talk about coriander leaves, you talk about mint, soa, dill leaves, they are all rich in iron. What about sabudana? Sabudana? Okay, let me finish, okay. Fruits, anjeer, watermelon, they are very good source of iron. Dates are very good source of iron. Okay, so these are the things. Apart from that, halim seeds are very good source of iron. Beetroot is a very good source of iron. But what do you say in Hindi? We say na vidambana hai कि शरीर में आप अगर 100 ग्राम आयरन खाते हैं तो सिर्फ 23% ही absorb होता है. So you have to eat in abundance. And for males, it is 28 milligrams per day. And for females, it is 32 milligrams per day. Now, coming to the next question, you talk about sabudana. Sago tapioca is a very, very good starch form. It is again a resistant starch. But what processed form we get in Indian markets, I don't vouch for it. So I generally don't prescribe sabudana to my patients. So I have a little inhibition with sabudana, so I will not say anything good about it here. Wonderful, wonderful session. Swati, maybe you could. Okay, Duraji wants to ask one question, one last question by Duraji, then Ms. Swati, then you could end the session. Yeah. Sure. Duraji, yeah. Duraji, you're on mute. You're on mute. I don't have a question. I just wanted to say something. I used to grow this green wheat grass at home. Wow. In 7 pots. Yeah. And yes, and when it would be like this, we used to chew it. We didn't grind it. Exactly. When it comes to this height, you cut it. And for 7 days, you can get one pot you use one day. Next day, you sow seeds in the second pot. Third day in the third pot. And on the 7th day, you get the 7th quota. And then you
mix all the this जो भी इसमें हम खाद वगैरह डालते हैं ना, उनको empty करके फिर mix करके नए सिरे से बनाते हैं, and you restart it, and it is very easy to chew it. It's not a problem. You should not grind it. That takes away many nutrients. I think so. If you can, natural way grinding with your own teeth, nothing can beat it. But you know, to make it a little easier way drinking for many people, it's easy. But what you said, ma'am, absolutely correct. If you can chew it, nothing can beat it. Yeah, it is very young. It is very young. Healthy. Very tender. What you mean to say? So tender. Yeah, you can chew it. Yes, absolutely. I agree with you. Okay. Yeah. Before Swati ends the session, thank you very much, Payal, for your lovely session, and thank you very much for accepting the invitation. Oh, that is what my is most pleasure. important. Yeah. It's absolutely my pleasure. Yeah. Over to you. Over to you, Swati. Yeah. I'm sure, Payal, every member from our group has resonated with this topic. Everyone had asked their doubts, though there are many more. We may get back to you, but thanks again. Thanks. I'll be more than happy, and I'm equally glad and excited. And it was my pleasure to connect with you all. And thank you so much for calling, first of all. Yeah. Mom, you're on mute. You're on mute, Mom. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Payal. The picture of the nutrition on your face. I've come to know many things. Yeah. I would like to say one more thing. Yeah, Duraji. I'm a holistic cooking teacher from Art of Living. Wow. We keep talking about this refined thing and sugar, but it's very difficult to motivate people. But still, we are on. This is our venture this time, that we have to get out of this all refined things. Whatever is refined is very harmful for our health. Absolutely. We keep advocating. Madam, I would like you to give us that screen sharing, eating mindfully ka screen sharing. I did not follow that, madam. Yeah. How do I do it? No, that screen sharing you did in the beginning. I did not get it that actually. Okay. You want Again, to First share slide, it again? maybe the first slide. He wants the first slide. The first one, if you don't mind. Yeah. No, not a problem at all, sir. 1 second. Is it okay, sir? Is this the one you wanted? Unmute yourself, Saleshwar ji. Yeah, please. No, that circle mein tha na, in the middle it was my eating mind. Yeah. The second slide. Yes. This one? Yeah. Thank you. Just 1 minute, I can note down. Sure, sir. I'll send you a screenshot, Saleshwar ji. आप note down मत करिए, मैं आपको screenshot भेज देती हूँ. Okay. I will send you a screenshot. Don't worry. Thank you very much. Those who have missed out. Okay. Yeah, I will share the recording. I'll share the recording with everybody. Okay. Very nice. Yeah, It was that will be nice. That will be nice. I'll share the recording with everybody. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. It was a lovely session. Wonderful. Thank you so Yes, much. and all the members of Hand in Hand, just you could stop your screen share, Payal. Yeah. Next week we are going to take a break. That is the New Year. Most of you all would be going out, so we will be taking a break. But we will be again coming back again in the new year with new programs. Stay tuned with us. Also, we would like Saleshwar ji to join us. We would like Sinha ji to join us. Sure. We will add you all. We will add you all in our group. And very soon in the new year, we are getting a Lama who's going to speak about wellness and mindful living. So today, Payal spoke about mindful eating, and the Lama, a Buddhist Lama, is going to join us. He is from UK. He's going to join us, and he'll be speaking about mindful living on the 11th. But prior to 11th, we'll be having one more session. Maybe we'll plan what is to be there. Madhumita and Swati would get together and plan. And thereafter, we'll be having that. So stay tuned with us for the next year, that is 2022. We've got a lot of beautiful things coming. Please have your friends join us. And we are trying and getting as many people as we can.
to bring a lot of information to all of you all, so that you all can stay tuned and stay at home and get all the information. That is it. Wow. So from my end, I wish all of you a very, very happy new year, and may you all have healthy and amazing life ahead. So thank you so Madhumita, much. anything, ma'am. Madhumita? Sagarika, you too. announcement, please. Yeah, please, yeah. Okay, so before we wind up, as you said, next week we haven't planned any session, but we'll open it for the house. We have so much talents here and they want to share. Many of them want to share their stuff with us. Like Dura aunty can speak to us about holistic cooking. And there was someone who wanted to speak on meditation, basic meditation. Yeah, so we will take everyone's expertise, and then we'll have one session each. You know, we can give one session each. Color therapy also. Ganguly ji could speak about color therapy also. So And we his can, va- yeah. his Vastu is also incomplete, so we can have one Vastu proper session. Yeah, Vastu proper session also. Yeah, Yeah. We'll have all of Vastu, those. Yeah. Wonderful. Good. Thank So you. with this, Yes. we end the evening. Thank you One very much. Sagarika, what's Yeah. Swati? Okay. Yeah, Payal, thank you so much. Bye-bye. Thank you so much. It was a lovely, lovely session. Lovely session. Thank you so Wonderful, much. wonderful session. Thank you, ma'am. Very, very, very informative. Very informative. Very Eye-opening precise, and- very precise and useful. Very Thank precise. Eye-opening and stomach Thank opening. you so much. Thank you so Eye-opening and much. stomach opening. Chalo. Thank Oh, you. About next week, Okay, Sagarika, okay, what Swati was New saying is Year. Yeah. that next Year. week, if you want to open it for people to do something, that's what her. Yeah, she- so both of you will have to open, because I'm not there next week. So Yeah. we will, So, we'll Swati, discuss then. we can keep it open if anybody wants to take anything, sing, and we'll keep the open forum next week. Swati? Well, yeah, that's what I said just now. Yeah, Swati, we'll open it. We'll keep the forum open. Then we are Yeah. not closing. We are not closing. We'll keep the forum open. We Yes. are open next Tuesday. I take back my words. We will have something. हम अपनों में से करेंगे, या तो फिर हाउसी भी खेलेंगे, देख लेंगे हम. हाँ, We will let you know. We will let you know. Okay. Thank मंगल हो, you. सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, हाँ, मंगल सबका हो. मंगल हो. Thank you. चलिए. Happy New Year. Happy New Year, everyone. in Happy advance. New Year to you all. All of us. Thank